is also clear. Cost of preference capital is the first statement write down. Preference share क्या लिखा बेटे? Preference share a fixed rate of dividend is paid. Fixed rate of dividend is paid. And second statement, dividend is concerned where there is no legal binding on the board of directors to pay dividend but of any dividend is paid then it is to be paid to the preference shareholder first. Paid to the preference shareholder first. And third statement, dividends are not paid to preference shareholder. The third statement, dividends are not paid to preference shareholder. It will affect the fund raising capacity of the fund. Preference shareholder, it will affect the fund raising capacity of the firm. अब देखिए सबसे जो पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा उसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा आपने कि डिविडेंड शेयर इज फिक्स रेट, इसको अंडरलाइन करिए। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो डिविडेंड का जो रेट होता है वो कैसा होगा, फिक्स होगा, नॉन फिक्स होगा, है ना, नॉन फिक्स होगा। इस तरह से आंसर सुनाएगा तो आप उसको टिक करेंगे। फिक्स रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको टिक करेंगे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा पढ़िए ध्यान से, क्या कहा जा रहा है? डिविडेंड इज concerned there no legal binding, है ना, no legal binding, है ना, on the board of directors, है ना, to pay dividend. लेकिन बट रीजन क्या बताया जाता है? लेकिन अगर सपोज दैट अगर आपने डिसाइड कर रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पे करने का, तो सबसे पहले किसको राइट्स है? एक तो ये लीगल बाइंडिंग को अंडरलाइन करिए, ये इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। नो लीगल बाइंडिंग मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप पे करते हैं, है ना, लेकिन अगर आप देते हैं अपने एनुअल शेयर होल्डर्स बेटे, तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अंडरलाइन करिए और एक और ऑप्शन बनेगा क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी वाइज टू फर्स्ट, पहला प्रेफरेंस आप देंगे, फर्स्ट को अंडरलाइन करिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आपने क्या लिखा बेटे?
Certificate are not very preference here. अफेक्ट इसका जो अफेक्ट है अगर आप नहीं देते हैं इसका अफेक्ट किस पर पड़ेगा? इसको फंड राइजिंग कैपेसिटी ऑफ द फंड। ठीक है, ये तीन चार स्टेटमेंट मेंटेन किए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, इनका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है न्यूमेरिकल वाला, तो जो मैं फार्मूला आपको बताऊंगा उसके बिहार पर आप इजीली फटाक से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर लिखे ABCD करके दिया जाएगा, तो एक रफ वर्क करके फटाक से वैल्यू फाइंड आउट करके आप उसको आंसर को टिक कर सकते हैं, जैसे इससे पहले भी फार्मूले बताए गए हैं। तो नाउ वी स्टार्ट न्यूमेरिकल, मतलब हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। KP equal to D upon D. KP equal to D upon PS. PS. D upon PS. KP का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और D का मतलब डिविडेंड, और PS का मतलब क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल that is nominal value MI, nominal value, that means face value, nominal value that means face value. For example, write down the big questions. X Limited Company issues 20,000 12% preference share. X company issues 20,000, 12% preference shares of rupees 100. Of rupees 100. 100 each. इस तरह से लिखना है 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है, कॉमा 12% एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये है जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं बेटे, वो 20,000 से इशू किए, 12% डिविडेंड देने का वादा किया उन्होंने, और एट द रेट ऑफ ईच वैल्यू पर शेयर 100। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप एवरीबडी फाइंड आउट द वैल्यू। निकालिए कितना हुआ, इंटू 100 हो जाएगा। जब परसेंट में कोई चीज फाइंड आउट की जाएगी तो इंटू 100 है, परसेंट में फाइंड आउट करना इंटू 100। 20,000 का 12% निकालिए कितना हुआ, पहले तो वो निकालिए 20,000 इंटू 100, पहले तो ये करिए, फिर उसका निकालिए इंटरेस्ट। ये जो आपने डायरेक्ट शेयर्स का निकाला, वैल्यू निकालिए, वैल्यू तो वैल्यू आई होप कितनी हो जाएगी? 20 लाख हो जाएगी। 20 लाख का 12% तो हो जाएगा 2,40,000। ओके, तो 2,40,000 2,40,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100। अब इससे वैल्यू निकल आएगी, आप निकालिए फटाक से वैल्यू कितना आ रहा है? 12%। KP, K that means cost of capital, P man means preference.
12%। अब इसे आंसर में ए में दे दिया गया 12%, बी में 14%। आइए वो फाइंड आउट कर लेंगे एवरीबॉडी। क्यों भाई डाउट? हाँ अब थोड़ा सा इसको चेंज करना है, मतलब जैसे होता है ना, एक ये सिंपल क्वेश्चन था, अब इसमें थोड़ा सा कुछ इशू एक्सपेंसेस इज गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड आउट द नेट प्रोसीड, है ना? ड्यूरिंग द फाइंड आउट एनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना? ड्यूरिंग द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस सच एज ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, है ना? इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इशू फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं वो। तो वो सारे एक्सपेंसेस जब हम अपनी कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे तो फाइनली वो वैल्यू निकल के आएगी नेट प्रोसीड। तो फार्मूला हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, KP = D/NP, है ना? थोड़ा सा चेंज होगा, KP = D/NP। अब ये कहाँ पर लागू होगा? इंफॉर्मेशन राइट डाउन करिए बेटे। सपोज दैट अ कंपनी इशूज 10,000, a company issues 10,000, a company issues 10,000, 10% preference share, 10% preference share at the rate 100 each. Cost of issue is ₹2 per share. ठीक, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट अगली लाइन से लिखिए, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल इफ दीज शेयर्स आर, तीन सिचुएशन दी जा रही है बेटे, दीज शेयर्स आर at par, at premium, at discount। तो प्रीमियम और डिस्काउंट की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो है, प्रीमियम है आपका 10% और डिस्काउंट है 5%। इन दैट सिचुएशन NP इज चेंज। इस सिचुएशन में क्या होगा, NP वाला चेंज हो जाएगा। चलिए, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, KP = D/NP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड पार, पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, ऐड पार। तो ऐड पार में क्या होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, KP = D/NP। एवरीबॉडी राइट डाउन, फार्मूला जरूर लिखिए, चाहे आपको लाभ आता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप राइट डाउन द फार्मूला एंड सेकंड स्टेप स्टार्ट द कैलकुलेशन। तो कितना हुआ, ₹2 पर शेयर था ना? तो जैसे हमने अभी आपको डिफरेंट नेम बताया, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट समथिंग एटसेट्रा, तो उन्होंने ओवरऑल दे दिया कितना, अलग से नहीं बताया, उन्होंने ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कि आपका जो भी प्रेफरेंस है जो हम इशू करते हैं मार्केट में, उसकी लगभग कॉस्ट आती है कितनी, ₹2 पर शेयर। तो 10,000 × 2 का मतलब क्या होगा, 20,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कितना हुआ है ड्यूरिंग द इशू, 20,000। ठीक है, तो ये आपको वर्किंग नोट साइड में एक लाइन लीजिए, अगर ये पेज में है उसमें लिखिए 10,000 × 2। तो ये क्या निकल गया है, ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस निकल गया है ड्यूरिंग द इशू। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी, 10,000 शेयर्स था, ऐड द रेट ऑफ कितना कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख। वेरी गुड। तो NP हमारा कितना हो गया, NP नहीं, अभी तो ये कॉस्ट आई है, NP तो निकालेंगे आप, है ना? NP तो आप निकालेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ माइनस इशू एक्सपेंस। NP तो आपको फाइंड आउट करना है, NP आप फाइंड आउट करेंगे।
एनपी को फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट से माइनस इशूज एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे, वो है 10 लाख माइनस 20,000, तो कितना निकल गया है? हाँ 980 9,80,000 9,80,000 9,80,000। और डिविडेंड निकाली कितना है? 10%। डिविडेंड कितना था? 10%। हाँ? तो कितना हुआ? 1 लाख। डिविडेंड कितना हुआ? 1 लाख, है ना? डिविडेंड कितना हुआ? 1 लाख। साइड में वर्किंग नोट कर लिया इस प्रकार से, कैलकुलेटर लेके आइए, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, मोबाइल अनफेयर मीन्स में आता है, 1 साल आपके लिए बुक हो जाएगा। कैलकुलेटर लाए वो अलाउ एग्जाम में, तो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, किस वजह कितना आ रहा है, इनटू 100 हो जाएगा फाइनली। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास, डिविडेंड का वैल्यू आ गया, एनपी का भी वैल्यू आ गया, है ना? अब आप वेरी गुड, 10.2%। 10.2%। अब एग्जाम में अगर ऑप्शन में 10.2, 10.5, 10.6 या सपोज दैट 11.5, तो आप इसे टिक करेंगे। मुझे यही उम्मीद है कि आप यही टिक करेंगे। मतलब यही का मतलब जैसे जो इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट ऐसे करेंगे ना, क्यों भी समझ आ रहा है? करेक्ट। किस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें, क्योंकि अभी तक क्या था कि लॉन्ग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, अब जो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको कहा जाएगा फाइंड आउट करके पढ़ा से टिक करिए, ठीक है ना? तो यही कॉन्सेप्ट आपका सर्वाइव करेगा। एनी डाउट एनीबॉडी? बैक पीछे समझ में आ रहा है? आ रहा है तो मास्क लगा लीजिए भाई, नहीं आ रहा है तो लगा लीजिए। एक सिंबल है, अगर आ रहा है तो मास्क हटा लीजिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा सर, तो नो प्रॉब्लम, अगर दिक्कत है तो लगाए रहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं क्लियर करना जरूरी। चलिए, तो अब इसके बाद अब आपको क्या करना है? ऐड प्रीमियम। अब आपको देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा क्या चेंज होगा कि जब कोई वैल्यू आपकी है 100 रुपीज ईच बिटे, और प्रीमियम पर जब हम इशू करेंगे ऐड कर देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100 हाँ यानी 110 हो जाएगा। 100 का 10% 10 रुपीज, तो 110 हो जाएगा। अब 110 के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करिए, या उसमें हाँ ऐसे कर लीजिए, 110 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। डिविडेंड तो आपका सेम रहेगा, डिविडेंड इज नो चेंज, केवल एनपी चेंज हो जाएगा। एनपी क्या होगा? एनपी चेंज हो जाएगा। एनपी आपका कितना था? 10 लाख था? नहीं, एनपी कितना था? एनपी कॉस्ट आपकी कितनी? 10 लाख थी, तो 10 लाख में 20 तो वो इशू एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा, और ये 10 ऐड हो जाएगा उसमें। आई वो एनपी वो प्रीमियम वाला क्या होगा? ऐड हो जाएगा और इशू एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा, यानी 10 लाख 10,000 माइनस 20,000, तो एनपी निकल आएगा। एनपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रीमियम माइनस इशू एक्सपेंसेस। फटाक से साइड में वर्किंग नोट करिए, ये फेयर वर्क में काउंट किया जाएगा, मतलब फाइनल आंसर नहीं, रॉन्ग हो गया। आपने ध्यान नहीं दिया हमारी बात पर। देखिए एनपी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एनपी इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रीमियम माइनस इशू, तो ये कितना निकल के आ रहा है? 10 लाख 10,000 माइनस 20,000, 10 लाख 10,000 माइनस 20,000, तो फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है एनपी? 990 9,90,000, तो 1 लाख अपॉन 9,90,000, हाँ ना 10 पॉइंट नहीं आ रही,
9.25, तो 5 है तो हो जाएगा 9.26%, राइट 9.26 निकालिए, आ नहीं रही, कहाँ डाउट करता है, ऐड हो जाएगा, प्रीमियम ऐड हो जाएगा, इशू एक्सपेंस जैसे रिड्यूस होता है वैसे रिड्यूस होता है, नहीं कॉस्ट में ऐड करिए 10% है ना, वैल्यू का 10%, वैल्यू है 100 रुपीज, तो 100 का 10 कितना होगा, 100 का 10 कितना होगा 10 रुपीज, तो 100 में 10 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए 1 लाख या 10 लाख में 10,000 ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 20,000, आई होप 9,90,000, हाँ, और अपान 1 लाख होगा इंटू 100 होगा, बस करिए आ जाएगा, मुझे 10,80,000 आ रहा है, मुझे लग रहा है सर उधर 1 हो गया ना, 10 हो गया है सर, 110 हो गया ना, तो इधर 10 कम हो जाएगा। हाँ तो 1080 हो गया, हाँ 1080 आएगा एनपी आपका 1080 आएगा भाई, कैलकुलेटर से करो जरा, 10,000 20,000 10,000 शेयर है और इंटू हो जाएगा 10, कितना हो गया बताइए, 1 लाख हुआ, और उधर 100 के हिसाब से कॉस्ट कितनी थी 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख हुआ, माइनस 20 माइनस 820 कितना आएगा 1080 आएगा, 11 से माइनस करेंगे 20 तो कितना आएगा, ये जो ऐड कर रहे हैं क्या है, ये प्रीमियम, ये जो कैलकुलेशन है वो क्या है प्रीमियम, 100 का 10%, 10 रुपीज 100 प्लस 10 यानी 11 10 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादा कह रहा है आगे नहीं आया, आ गया ना, आप क्या आया, ये इंटर में थोड़ा बैकग्राउंड क्या था, बायो मैथ कॉमर्स आर्ट, कॉमर्स तो कॉमर्स के साथ तो आ जाना चाहिए 10.7 बिल्कुल राइट, तो अब एग्जाम में अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, तो आप सॉल्व कर लेंगे, डाउट होगा कर लेंगे, देखिए ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आ सकते हैं, यू आर राइट, फॉर्मूले भी आ सकते हैं, कहा जा सकता है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, और वहां पर डी की जगह वहां बोलते हैं इंटरेस्ट अपॉन एनपी इनटू 100, और कहते हैं डी अपॉन एनपी इनटू 100, है ना, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे डी अपॉन एनपी, अगर यही चीज अगर डिवेंचर से रिलेटेड आता है तो फिर वहां पर आप आई अपॉन एनपी इनटू 100 टिक करेंगे, क्लियर, तो ये चीजें अंडरस्टूड है, क्योंकि मतलब कॉमन सेंस जिसे कहते हैं होगा चाहिए इस लेवल पे आकर के, है ना, कि फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एक राइट फार्मूला होगा एक रॉन्ग होगा, तीन रॉन्ग होगा, ठीक है ना, तो अगर आपका कैलकुलेटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलिए नेक्स्ट, एक चीज नोट करके लिखिए NOTE, इतना भी अभी पूरा डिस्कस किया था, हाँ इतना भी मैंने भी डिस्कस किया है, उसी के लिए नोट लिखना है आपको, नोट भी लिखना है कि एरर फार्मूला जो भी आपने डिस्कस किए, ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट, ठीक
ठीक है, तो above formula is used when preference share are issued for perpetual. You know perpetual? Anybody explain? Perpetual is a perpetual. मतलब मेच्योरिटी, परपेचुअल मतलब क्या हो गया? और मेच्योरिटी, ना? मतलब जैसे जब पीरियड ऑफ टाइम 3 इयर्स 4 इयर्स में मेच्योर हो जाएगा वो, मतलब ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट होगा जो अभी आपने किया है। नेक्स्ट दूसरा नोट, इफ प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नोट, if preference share are issued at premium and are redeemable, issued at premium और डिस्काउंट को कर दीजिए, प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम और डिस्काउंट are redeemable after the lapse of given period. After the lapse of given period, given period, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा KP इक्वल टू D+1 अपॉन ऑब्लिक N, P-1 अपॉन 1-2 P+T। ये फॉर्मूला राइट डाउन होगा, ये I हो जाएगा, सॉरी P नहीं होगा, I होगा इंटरेस्ट। ये I है, I ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना है वहां पर। पहले कंडीशन पढ़िए ध्यान से, पहले कंडीशन ध्यान से पढ़िए, कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन ध्यान से पढ़िए बेटे, तब समझ में आएगा कि ये कब अडॉप्ट करना है। कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। AB इक्वल टू D+1/NP minus I 1/2P+I। तो DIO, everybody knowing this word, dividend payable, and second P that means face value, that means nominal value, और I that means issue price of share। यहाँ पर I का मतलब क्या है? issue price of share, ठीक है। अब ये जब इम्प्लीमेंट होगा तभी समझ में आएगा कैसे, हाउ मच कैलकुलेट, हाँ N टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है N। लिखिए ABC कंपनी इशूज 2010% प्रेफरेंस शेयर, 2010% प्रेफरेंस शेयर at the rate 100 each, at the rate 100 each, at ₹95, at rupees, देखिए वैल्यू कितनी है 100, लेकिन at 95 ₹95 एक शेयर की वैल्यू बताई जा रही है 100, लेकिन जब वो इशू हो रहा है मार्केट में तो at 95। तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्काउंट। है ना, 95 each redeemable, 95 each redeemable
at the end of 10th year, at the end of 10th year, from the year of issue, from the year of issue, from the year of issue, 10th year. Clear? Okay. अब नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए, फाइंड आउट। देखिए क्वेश्चन आ गया कि एक तो लीजिए मेरे हिसाब से ABC कंपनी है, उसने 2000 शेयर्स इशू किए और कितने परसेंट वाला था? 10%। 10%। और उसकी वैल्यू कितनी थी बेटे? 100 ईच। लेकिन जब वो रिडीमेबल हो रहा है तो एट 95 रुपीज 95 रिडीमेबल, ठीक, एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर वो जो पेमेंट हो रहा है उसका कितने पर हो रहा है? हाँ, 10 साल बाद, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर वो एट डिस्काउंट हो रहा है, रिडीमेबल हो रहा है। क्लियर? इतनी सी बात है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ईयर ना। अब आप इसको फाइंड आउट करिए, फॉर्मूले में राइट डाउन करिए। सबसे पहले तो डी निकालिए, डिविडेंड निकालिए सबसे पहले। साइड में एक लाइन कीजिए, पेज के साइड में, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, नहीं आपका क्या होगा? राइट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड। एक लाइन कीजिए, फटाफट डिविडेंड की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। डिविडेंड कितना आ रहा है? जल्दी से बताइए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। 20,000, करेक्ट। 20,000 इंटू 100 करिए उसको। अब आपने देखिए डिविडेंड निकाल लिया, हाँ, डिविडेंड आपने निकाल लिया। ये आपका 1/, कितना हो जाएगा? 10। ये आपका क्या हो जाएगा? 1/10। और आपको पी निकालना है। पी कितना है? पी फाइंड आउट करिए फटाक से। पी कितना आ रहा है? फेस वैल्यू, हाँ, पी आपका आ रहा होगा 2 लाख। 2 लाख आ रहा है। अब उसमें माइनस कर दीजिए इशू एक्सपेंसेस। हाँ, इशू कितना है? हाँ, नहीं, इशू का दिया इन्होंने इंफॉर्मेशन। 2000 शेयर्स हैं। इशू एक्चुअली इसमें उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उसको जो डिस्काउंट वाला है ना, वो एज अ इशू एक्सपेंसेस का हो गया है। हाँ, 1,90,000, 2 लाख माइनस 1,90,000। नहीं, नहीं, हमारा कहने मतलब 2 लाख का वो करेंगे ना 5%। 2 लाख का 5% कितना होगा? 10 हुआ क्यों भाई? यस सर। गलत बोल रहे हैं? नहीं सर, 10 हुआ। 1,90,000 दे रहे हैं ना इसमें, इशू एक्सपेंसेस 1,90,000 दे रहे हैं। क्या करेंगे? सर ये टोटल उसकी वैल्यू बता रहा है 2000 इंटू 95 करने पे 1,90,000 आएगा। तो फाइनली फिर क्या निकल के आएगा? यानी कि अपॉन में वैल्यू क्या आएगी? 21,000। कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करके बताओ, मैं तब समझ में आएगा मुझे। करो जरा, पूरा कैलकुलेट करिए, आप भी करिए। बैग बगल में रखिए, कोई नहीं ले जाएगा। करेक्ट, राइट।
यानी 2000 into 95 95 है ना 1,90,000 यस सर after 2 lakh minus 1 lakh 10,000 उसमें ऐड हो जाएगा डी में ऐड हो जाएगा 1,000 अपॉन 1,95,000 into 100 10.76% ऐसे है यस सर आगे लेकिन ये कब होगा जब आपका शेयर्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए रिडेमेबल फॉर्म होना चाहिए है ना अगर परपेचुअल फॉर्म होगा ऑन मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट होगा है ना तो वहां पर आपको वही कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना है लेकिन जब रिडेमेबल वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहां पर आपको ये अडॉप्ट करना है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर एवरीबॉडी नोइंग नो हां प्रेफरेंस शेयर के कई फॉर्म होते हैं आपको मालूम है कि नहीं मालूम बताइए एक सिंपल प्रेफरेंस शेयर कॉन्सेप्ट हो गया आपका एक इसके जो टाइप की बात करते हैं तो उसमें क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग रिडेमेबल नॉन रिडेमेबल तो ये जो रिडेमेबल की बात कर रहे हैं ठीक है ना और जो नॉन रिडेमेबल होता है उसी को बोलते हैं परपेचुअल तो दो फॉर्म डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे ओनली टू फॉर्म रिडेमेबल एंड नॉन नॉन रिडेमेबल आपका पहला कॉन्सेप्ट था रिडेमेबल कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया ओके एनी डाउट नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एवरीबॉडी राइट डाउन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी The first statement write down related to this concept. Cost of equity is the maximum rate of return. इसी को अंडरलाइन करना है maximum rate of return that the company must earn on equity financed portion of its investors in order to leave unchanged the market price of its stock ठीक है अब इसको ध्यान से पढ़िए देखिए इसमें दो क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं 2 या 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं क्योंकि आप समझ में आ रहे हैं देखिए स्टेटमेंट में बहुत ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से क्या कह रहा है सबसे पहला तो उसने बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता है इसको अंडरलाइन कर लीजिए ऑब्जेक्टिव में आएगा मिनिमम रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न है ना नॉन फाइनाइट रिटर्न तो उसको क्या ठीक करेंगे मैक्सिमम रिटर्न ठीक करेंगे पहला फिर देखिए लास्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा है हाँ लीव अनचेंज मार्केट प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक है ना इसको अंडरलाइन करिए क्योंकि वहाँ आएगा चेंज तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा है ना समझ रहे आप एनी डाउट ठीक नो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर्स होता है बेटे तो वो ये चाहता है कि उसका जो हाउ मच पार्ट एज अ इन्वॉल्व इन्वेस्ट एज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी प्रेफरेंस के फॉर्म में कितना इन्वॉल्व है इक्विटी के फॉर्म में या डेब्ट के फॉर्म में कितना इन्वॉल्व है ना तो वो चीज़ उसी को डिफाइन किया जा रहा है
कि एवरी इन्वेस्टर जो है मैक्सिमम रिटर्न चाहता है। वो चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसमें इन्वॉल्व है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इन्वॉल्व है। ठीक, अब वो जब इन्वेस्टर ये चाहता है तो वो उसके लिए क्या करेगा, एनालाइज करेगा। तो एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए है ना डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज करने होंगे वहाँ पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रीटमेंट हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या कैलकुलेटिंग ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड राइट डाउन करिए इसका। इज अ डिफरेंट मेथड यूज्ड या फॉलोइंग मेथड यूज्ड। इज द फर्स्ट, पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड, YIELD, यील्ड। डिविडेंड यील्ड मेथड का मतलब होता है बेटे यानी डिविडेंड अपॉन प्राइस रेशियो मेथड। इसको एक नाम से और जानते हैं, वो भी लिख लीजिए, और करके OR और करके लिखिए, डिविडेंड अपॉन प्राइस रेशियो मेथड। डिविडेंड अपॉन प्राइस रेशियो मेथड, इसी को बोलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। दूसरा है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, है ना। डिविडेंड यील्ड जो है आपका रहेगा एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें ऐड हो जाएगा क्या बेटे, प्लस ग्रोथ। तीसरा हो जाएगा अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड। और फोर्थ हो जाएगा बेटे अर्निंग ग्रोथ मेथड। कितने हो गए, 4, 5 लिखिए। फिर है आपका रियलाइज्ड यील्ड मेथड। और 6 है आपका कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये 6 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको स्टडी करने हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए बेटे, कॉस्ट ऑफ रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब ये डिस्कस करना है, मतलब अभी चल रहा है, ये चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। चलिए कम टू द पॉइंट। सबसे पहला था क्या, यील्ड, डिविडेंड यील्ड मेथड। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, जब भी ये जो फॉर्मूले होते हैं बेटे, तो यहाँ पर जो बेसिक आपको फोकस करना होता है, किस चीज को फोकस करना होता है। देखिए जो फॉर्मूले होते हैं वो बेस्ड ऑन होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है ना, फैक्टर्स जिसे कहते हैं हम। तो उन फैक्टर्स के बीच में व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, समझ रहे ना। जैसे अभी आपने देखा कि इसमें रिलेशनशिप क्या थी, यानी डिविडेंड और एनपी, दो के बीच में रिलेशनशिप थी ना। तो ऐसे ही डिविडेंड मेथड का जो हम डिस्कस करेंगे या ग्रोथ का डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूले का जो रिलेशन है वो समझना है, फोकस करना है, ध्यान देना है ना। अब जैसे ये डिविडेंड यील्ड मेथड है, तो लिखिए ना, डिविडेंड यील्ड मेथड इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड मेथड इज इक्वल टू D upon NP, D upon NP, और MP भी हो सकता है, और करके लिख लीजिए। जहाँ NP लिखा है उसी में और करके लिख लीजिए MP। MP का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, है ना। तो आपने क्या लिखा था, अनचेंज्ड, आपने क्या लिखा था, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा था, तो NP भी हो सकता है इंफॉर्मेशन में, और MP भी हो सकता है। तो फार्मूला आपका क्या हुआ, D अपॉन NP या D अपॉन NP।
बेसिक एजम्पशंस एक वर्ड होता है, मान्यता जिसे कहते हैं, एजम्पशंस, बेसिक एजम्पशंस. Underlying this method is that the investors gives prime importance to the dividend. Investors give prime importance to the dividend and risk in the firm remain unchanged. इन्वेस्टर जो है प्राइम इंपॉर्टेंस इसको देगा, डिविडेंड को देगा, एंड रिस्क इन द फर्म रिमेन अनचेंज्ड. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, है ना. इन्वेस्टर का प्राइम इंपॉर्टेंस क्या होगा, है ना. बताइए, मुझे बताओ. देखिए, कंपनी एक्स कंपनी हैज disbursed disbursed dividend, that means dividend of rupees 25 on each equity share of rupees 10. The current market price of equity share of rupees 60 calculate, next line, calculate the cost of equity as per dividend yield method. अब देखिए, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी कि वो डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिसबर्स कितना कर रही है, 25 रुपीज ईच शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटे, 10, और मार्केट प्राइस उसका कितना है, 60. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 25/60 into 100 निकाल दीजिए. करेक्ट, राइट. 41 ना, 41.67%. और जहां पर दोनों वैल्यूज गिवन हो, सपोज दैट डीपी भी दिया हो, एनपी भी दिया हो, वहां दोनों ही कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर देना. द फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट डी अपॉन एनपी एंड सेकंड स्टेप डी अपॉन एनपी इनटू 100 करके निकाल दीजिए. अब इसमें आते हैं नेक्स्ट मेथड में, यील्ड के साथ क्या ऐड होगी बेटे, फार्मूला हमारा सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ऐड ग्रोथ यानी प्लस ग्रोथ में फार्मूले में कर दीजिए प्लस जी, प्लस क्या हो गया, डी अपॉन एमपी में ऐड हो गया जी ऐड हो गया, जी का मतलब ग्रोथ ऐड हो गई. क्लियर, ओके. डाउन एनी रेट ऑफ ग्रोथ, जी दैट मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ. Write down the information. Stock exchange trading. Yeah. Stock exchange trading. Rupees 120 each. Stock exchange trading rupees 120 each. Next year dividend is expected. Is expected to be rupees 30 per share.
and the subsequent dividend are expected, and the subsequent dividend, that means following dividend, are expected to grow at the annual rate of 5%. कितना मान के चल रहे हैं? 5%. फॉलोइंग ईयर में 5%. 5% of the previous year dividend. Of the previous year dividend. What is the cost of equity share? What is the cost of equity share? अब फटाफट फॉर्मूला लगाइए. D अपॉन क्या लगाएंगे? NP है कि MP है? NP लगाइए. D अपॉन MP और प्लस ग्रोथ कर दीजिए. 200 प्लस ग्रोथ. क्लियर? तो पहले आपको निकालना पड़ेगा. एक साइड में एक लाइन लीजिए, राइट हैंड साइड. पहले तो D निकालिए, फिर आप MP ऑलरेडी इज गिवन, MP इज ऑलरेडी गिवन एज पर इंफॉर्मेशन, और फिर आप G निकाल लीजिए. G कितना आ रहा है? G भी ऑलरेडी इज गिवन 5%. तो फटाफट D निकाल के फटाफट निकाले. D कितना आ रहा है? D आई होप ऑलरेडी इज गिवन. क्यों भाई? कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पर. D इज ऑलरेडी गिवन एज पर इंफॉर्मेशन, यानी 30 अपॉन 120 प्लस इंटू 100 और प्लस 5%. ओके, कितना आया? 30 अपॉन 120 इंटू 100 प्लस 5%. कितना आया? हाँ, कैलकुलेट करो, अच्छे से कैलकुलेट करो. कितना आ रहा है? 30. वेरी गुड, राइट. 30%. हाँ, 5% ऐड होना है. 5% ऐड होना है. 5% रुपीज 30 अपॉन रुपीज 120 इंटू 100 कितना आया? 25 प्लस 5 30. हाँ, 25 आया ना. तो 25% आया प्लस 5% ऐड करके कितना हो गया? 30%. वैल्यू जो आ रही है परसेंट में आ रही है ना बेटे. 25% तो प्लस 5% ग्रोथ है ना. इन्वेस्टर्स मान के कंपनी मान के चल रही जो हमने प्रीवियस डिविडेंड दिया था बेटे, उसमें एनुअल एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या हो सकती है? 5%. तो 25 प्लस 5 30%. एनी डाउट? अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को. कॉन्सेप्ट इसको